सभी व्यूअर्स को मेरा हृदय से प्रणाम। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है लवकुश मिश्रा और मैं आपको एसएसटी पढ़ाता हूं। तो आइए बिना आपके समय को बर्बाद किए हुए हम अपने आज के टॉपिक को समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियां क्या क्या हैं। हमने इस स्लाइड पर 4 चैलेंजेस लिखे हुए हैं। यही 4 चैलेंजेस आपके कोर्स में हैं। मैं 1 बाय 1 सारे चैलेंजेस को आपको समझाऊंगा। तो आइए अपने टॉपिक को समझते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि डेमोक्रेसी का सबसे ज्यादा प्रकट रूप क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज। यही हमको समाज में सबसे ज्यादा दिखती हैं। इसीलिए यह स्वाभाविक है कि लोकतंत्र के कामकाज की गड़बड़ियों के लिए लोग राजनीतिक दलों को ही दोषी मानेंगे। भाई हर कोई पॉलिटिकल पार्टीज के ही ऊपर तो दोष लगाता है ना कि ये ठीक से काम नहीं करते, ये ठीक से अपनी ड्यूटीज नहीं निभाते, ये अपनी पॉलिसीज पर वर्क नहीं करते। और पूरी दुनिया में लोग सदैव इस बात से नाराज रहते हैं कि राजनीतिक दल अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं करते। यही बात हमारे लोकतंत्र के साथ भी लागू होती है। आम जनता की नाराजगी तथा आलोचना राजनीतिक दलों के कामकाज के 4 पहलुओं पर ही केंद्रित रही है। इन्हीं 4 पहलुओं को हमने इस स्लाइड पर लिखा हुआ है। अब देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज को डेमोक्रेसी का इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट बने रहने के लिए इन 4 चैलेंजेस का सामना करना चाहिए तथा इन पर जीत हासिल करनी चाहिए। अब हम अपने पहले चैलेंज से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैलेंज है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज। इसको समझ लीजिए। इस पॉइंट का मतलब है कि पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का ना होना। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी में क्या होता है कि जो सारी ताकत होती है वो एक या कुछ एक नेताओं के हाथ में सिमट जाती है। अब पार्टियों के पास ना तो सदस्यों की खुली सूची होती है और ना ही उसमें नियमित रूप से ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स होती हैं, सांगठनिक बैठकें भी नहीं होती हैं। अब जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, एक्टिव मेंबर्स जो होते हैं, उनसे वे सूचनाओं को साझा भी नहीं करते हैं। इनके आंतरिक चुनाव भी नहीं होते हैं, इंटरनल इलेक्शंस भी नहीं होते रेगुलरली। अभी एक आम कार्यकर्ता इस बात से अनजान ही रहता है कि पार्टी के अंदर क्या कुछ चल रहा है। उसको पता ही नहीं है कि पार्टी में चल क्या रहा है, मतलब उसको बताया नहीं जा रहा कुछ भी। उसके पास ना तो नेताओं से जुड़कर फैसलों को प्रभावित करने की ताकत होती है और ना ही कोई और माध्यम होता है। वो पार्टी के फैसले में जब उसको कुछ बताया ही नहीं जा रहा है तो पार्टी के फैसलों को कैसे प्रभावित कर पाएगा वो? इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि पार्टी के नाम पर सभी फैसले लेने का अधिकार उस पार्टी के नेता हथिया लेते हैं, जो मतलब मेन नेता हैं, जिनका पार्टी में दबदबा होता है। चूंकि कुछ एक नेताओं के पास ही असली ताकत होती है, इसलिए जो उनके समर्थन में नहीं होते हैं उनका पार्टी में टिके रह पाना कठिन हो जाता है। वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते पार्टी में। भाई या तो आप नेताजी का समर्थन करिए और अगर नहीं करेंगे तो पार्टी में टिक नहीं पाएंगे, पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा आपको। इससे क्या हो जाता है कि पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों से निष्ठा की जगह नेता से निष्ठा ही ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है और पार्टी में अंदर ही अंदर चाटुकारिता चलने लग जाती है। सभी लोग पार्टी के बड़े नेताओं का फेवर करने लग जाते हैं ताकि उनकी भी जान पहचान बने और लोग उनकी भी बात सुने। इससे पार्टी के अंदर का इंटरनल डेमोक्रेसी जो है वो कम हो जाती है। पॉइंट नंबर 2 है हमारा डायनेस्टिक सक्सेशन। इसका मतलब है वंशवाद की चुनौती। इस पॉइंट को समझ लेते हैं। चूंकि अधिकांश दल अपना कामकाज पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं करते, इसीलिए आम कार्यकर्ता के नेता बनने और उसके ऊपर आने की गुंजाइश काफी कम हो जाती है। पार्टी में जो लोग नेता होते हैं वे अनुचित लाभ लेकर अपने नजदीकी लोगों और यहां तक कि अपने ही परिवार के सदस्यों को आगे बढ़ाते हैं। भाई जो भी नेता बन गया है अब वो क्या कर रहा है? वो अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ा रहा है। मतलब पार्टी में कोई ट्रांसपेरेंसी तो है नहीं। तो जो आम कार्यकर्ता है पार्टी का, उसका नेता बनने का चांस बहुत कम हो जाता है, क्योंकि जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो अपने परिवार वालों को ही नेता बना रहे हैं। अब कई पॉलिटिकल पार्टीज में देखा गया है कि जो टॉप मोस्ट पद हैं
जो शीर्ष पद हैं उन पर सदैव एक ही परिवार के लोग आते हैं। अब मैं यहां पर किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप लोग अच्छे से जानते हैं कि किस पॉलिटिकल पार्टी में वंशवाद ही चलता रहता है, जहां पर एक ही परिवार के लोग नेता बनते रहते हैं। यह दल के अन्य सदस्यों के साथ अन्याय है। यह बात लोकतंत्र के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे बिना जनाधार वाले और अनुभवहीन लोग ताकत वाले पदों को पा लेते हैं। अब इससे पार्टी में क्या हो गया? इससे पार्टी में यह हो गया कि अगर हम नेताजी के बच्चे हैं या फिर हम नेताजी के परिवार के सदस्य हैं तो हम सभी लोग ही नेता बन रहे हैं। अब हमारे अंदर क्वालिटी है नेता बनने की, चाहे नहीं है, लेकिन भाई हम एक सर्टेन परिवार को बिलोंग करते हैं तो हम नेता बन जाएंगे। तो इससे क्या हो जाता है? इससे पार्टी कमजोर हो जाती है, क्योंकि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनका उत्साह कम हो जाता है। उनको पता चल जाता है कि भाई नेता तो इनके परिवार वाले ही बनेंगे, तो हम क्यों पार्टी में मेहनत करें। और फिर जब सब लोग ऐसा सोचने लग जाते हैं तो फिर जब रिजल्ट आता है तो पार्टी बुरी तरह हार जाती है, क्योंकि पार्टी में भरोसा भी तो होना चाहिए ना कार्यकर्ताओं का। आप सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी लेकर के आइए ना, जिसके अंदर काबिलियत है उसको नेता बनाइए। थर्ड पॉइंट है हमारा, रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पार्टीज स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शंस। इस पॉइंट को समझ लीजिए। चूंकि पार्टियों की सारी चिंता चुनाव जीतने की होती है, अतः इसके लिए वे कोई भी जायज या फिर नाजायज तरीका अपनाने से परहेज नहीं करते। वे ऐसे ही उम्मीदवारों को उतारती हैं जिनके पास बहुत अधिक पैसा हो या जो पैसा जुटा सके। जनरली ये चीज देखी गई है कि पॉलिटिकल पार्टीज में उन्हीं लोग को चुनाव में उम्मीदवार बनाया जाता है या फिर उन्हीं लोग को टिकट मिलता है जो बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, क्योंकि चुनाव के समय इतना खर्चा होता है, इतना पैसा लगता है कि सामान्य आदमी चुनाव लड़ ही नहीं पाता है, उसके पास पैसे ही नहीं है इतने। दूसरी बात क्या है कि जो उद्योगपति और कॉरपोरेट सेक्टर के लोग हैं वो लोग चुनाव के समय पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग करते हैं पीछे से कि भाई हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप चुनाव लड़िए, ताकि जब आप चुनाव कल को जीत जाएं तो आपके एरिया में हमारा ये वाला शॉपिंग मॉल बन जाए, या फिर ये वाला टेंडर हमको मिल जाए, या फिर हमारी फैक्ट्री लग जाए आपके क्षेत्र में, ताकि हम भी खूब सारा मुनाफा कमा सके। भाई उनकी भी तो एक्सपेक्टेशन है ना पॉलिटिकल पार्टी से, इसलिए तो वो पैसा दे रहे हैं। कोई भी आपको बिना एक्सपेक्टेशन के पैसा नहीं देने वाला है इस दुनिया में। तो जो उद्योगपति हैं, जो पूंजीपति हैं, वो पार्टियों को सपोर्ट करते हैं, और जब चुनाव जीत जाती हैं पार्टियां तो यही उद्योगपति, यही धन देने वाले अमीर लोग और कंपनियां उस पार्टी की नीतियों और फैसलों को भी प्रभावित करते हैं। भाई आज आपने इनसे पैसा लिया है तो चुनाव जीतने के बाद आपको इनकी बात सुननी तो पड़ेगी ना। आज जो आप धुआंधार रैली कर रहे हैं, जो टेंट लग रहा है, जो खाना पीना बट रहा है, चुनाव के समय कितना खर्चा होता है आप सभी लोग जानते हैं। तो बेसिक सी बात है कि जो आज आपके ऊपर खर्चा कर रहा है वो कुछ रिटर्न भी चाहेगा ना आपसे। कई बार पार्टियां चुनाव जीत सकने वाले लोगों, अपराधियों का समर्थन करती हैं या उनकी मदद लेती हैं। कई बार आपने चुनाव में देखा होगा कि जो अपराधी लोग होते हैं या फिर जो क्रिमिनल्स होते हैं सोसाइटी में, उनको जनरली पॉलिटिकल पार्टीज टिकट दे देती हैं, कहती हैं यही उम्मीदवार हैं हमारे। तो ये भी एक चैलेंज बन जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। मनी और मसल पावर, उम्मीद है दोनों आपको समझ में आ गई होंगी। मनी मतलब पैसा और मसल पावर मतलब जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग हैं उनको जब टिकट मिल जाता है पॉलिटिकल पार्टी से। चौथा चैलेंज है हमारा, लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। देखिए, मीनिंगफुल चॉइस का अर्थ होता है कि विभिन्न पार्टियों के कार्यक्रमों और नीतियों में महत्वपूर्ण अंतर हो, लेकिन हाल के वर्षों में दलों के बीच वैचारिक अंतर कम हो गया है और यह प्रवृत्ति दुनिया भर में दिखाई दे रही है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी के बीच अब बड़ा ही कम अंतर रह गया है। दोनों दल बुनियादी मसलों पर सहमत हैं तथा उनके बीच अंतर केवल ब्यूरों का ही रह गया है कि नीतियां कैसे बनाई जाएं और उन्हें किस प्रकार लागू किया जाए। आप अपने देश का उदाहरण ले लीजिए। अपने देश में भी सभी बड़ी पार्टियों के मध्य आर्थिक मसलों पर बहुत कम अंतर रह गया है। जो लोग इससे अलग नीतियां अपनाना चाहते हैं उनके लिए कोई भी विकल्प ही उपलब्ध नहीं है, और कई बार तो लोगों के पास एकदम नया नेता चुनने का विकल्प ही नहीं होता, क्योंकि वही थोड़े से नेता हर दल में आते जाते रहते हैं। तो बेसिकली मतलब यह है कि कई बार चुनाव में ऐसा होता है कि जनता के पास
मीनिंगफुल चॉइस ही नहीं है, मतलब सारे ही नेता उसको करप्ट लगने लग जाते हैं, या फिर सारे ही पॉलिटिकल पार्टीज में कोई अंतर ही नहीं है, सारी की सारी एक जैसी लग रही है। अब इसमें आपको एक अधिकार नोटा का दिया गया है कि आप जाकर के नोटा प्रेस कर दीजिए, लेकिन नोटा तभी काम करेगा जब सब लोग नोटा प्रेस करेंगे। एक दो लोग के नोटा दबाने से वो काम तो वैसे भी नहीं करेगा। तो हमारे पास ये सिचुएशन आ जाती है कि हम कौन सा पॉलिटिकल पार्टी को चुने, और फिर वहां पर मजबूरी में हमें किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को चुनना ही पड़ जाता है। तो ये भी एक चैलेंज आ जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के सामने कि कैसे हम दूसरी पार्टी से अपनी नीतियों और पॉलिसीज को डिफरेंट करें और जनता के सामने कुछ नया रखें, ताकि जनता को एक मीनिंगफुल चॉइस मिल सके। उम्मीद करता हूं कि जितनी भी बातें मैंने आपको इस वीडियो में समझाई हैं वो सारी की सारी आपको समझ में आ गई होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे जो बेल आइकन आ रहा है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे सारे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसको ज्वाइन करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और हमसे अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मैं भगवान जी से हमेशा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।